म्यांमार। तो आखिर म्यांमार को समझना जरूरी क्यों है? वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड म्यांमार? तो इसके लिए हमें भारत की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। आप लोगों के सामने एक मैप दिखाई दे रहा होगा जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8% हैं। वो अपने बॉर्डर्स को म्यांमार के साथ साझा करते हैं। चूंकि ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हमेशा से एक वनरेबल जोन रहे हैं इंडिया के लिए, इस वजह से हमें म्यांमार के साथ जो हमारे संबंध हैं वो भी वनरेबल हो जाते हैं और इसीलिए हमें म्यांमार को समझना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ यदि आप साउथ एशिया तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं तो म्यांमार लैंड थ्रू एक हमेशा से गेटवे रहा है इंडिया के लिए। तो हम यदि अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को साउथ एशिया तक फैलाने की बात कर रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से भी म्यांमार हमारे लिए ज़रूरी है। यूं तो भारत और म्यांमार के संबंध पुरातन रहे हैं, परंतु यदि हम आधिकारिक संबंधों की बात करें तो इसकी शुरुआत लगभग 1935 से होती है। 1935 से पहले भारत और म्यांमार दोनों अंग्रेजों की कॉलोनी थी, परंतु 1935 में एक विशेष अधिनियम ला करके म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। तब से म्यांमार एक अलग देश के रूप में एग्जिस्टेंस में आया। हालांकि भारत और म्यांमार दोनों एक ही साथ ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ाद होते हैं। भारत को आज़ादी 1947 में मिलती है और म्यांमार को आज़ादी 1948 में मिलती है। शुरुआती दौर में दोनों डेमोक्रेसी की तरफ जाते हैं। भारत में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो जाती है, परंतु म्यांमार में पार्शियल डेमोक्रेसी आ पाती है। अब हम आज़ादी के बाद भारत और म्यांमार के संबंधों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम 1951 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप करते हैं म्यांमार के साथ। फिर हम 1967 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करते हैं म्यांमार के साथ। फिर हम 1982 में एक मैरीटाइम एग्रीमेंट करते हैं। इसमें से जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है और जो मैरीटाइम एग्रीमेंट है, ये दो सिग्निफिकेंट बॉर्डर एग्रीमेंट माना जाता है इंडिया और म्यांमार के बीच में। मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1643 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है। टेरेन इतना टफ है कि उस पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। शुरू में तो कोशिश की गई थी कि इसको बार्ब्ड वायर द्वारा घेर लिया जाएगा, परंतु जो कि इतनी टफ टेरेन है तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है। पिछले कुछ सालों में म्यांमार हमारे लिए एक कंसर्निंग इशू बना हुआ है। रीजन एक है क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसीज। Nowadays, cross-border insurgencies increase in gigantic proportion. Now we talk about infiltrations that is happening around that region. और इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है इनहॉस्पिटेबल एंड अंडर डेवलप्ड बॉर्डर रीजन। इसके बाद इंसर्जेंट्स ग्रुप्स। Many insurgents groups are active in Myanmar region. इसके बाद एक और कारण है जो कि इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को और साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसीज को बढ़ावा देता है, वो है नॉन स्टैटिक एक्टर्स। इसको मैं समझाने के लिए आसान भाषा में ये बोलूँ तो म्यांमार वाले रीजन में कुछ ऐसे लोग भी हैं, खासकर बॉर्डर वाले रीजन में, जिनका ये मानना होता है कि वो न भारत के हैं न म्यांमार के हैं। वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वो क्षेत्र उनका है और उन्हीं का केवल उस पर अधिकार है, जो कि इनडायरेक्टली इस प्रकार के इंसर्जेंट्स ग्रुप को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ स्प्रेड ऑपरेशंस एंड नेटवर्क्स ऑफ ड्रग्स, वेपन्स, सो कॉल्ड वेपन नेक्सस। मतलब कि जो जो गैर कानूनी हथियारों का जखीरा फैला हुआ है, जो सो कॉल्ड स्मगलिंग चल रही है ड्रग्स की, ये भी उस रीजन में इंसर्जेंसीज को बढ़ावा देती है।
लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें कि इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण रीजन कौन सा है, तो मैं नॉन स्टैटिक एक्टर्स को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। क्योंकि अगर आप वहाँ की राजनीतिक स्थिति को समझने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल्स पीपल रहते हैं। अप्रॉक्स मोर देन 135 ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ आर लिविंग इन म्यांमार रीजन। और उसमें से कुछ के नाम मैं आपको गिना भी सकता हूँ, जैसे करेन, सान, मौन, चीन, खुशीन और कुछ नागाज। और ये ऐसे ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं जिनके लिंकेज भारत और म्यांमार दोनों तरफ से रहे हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल्स के लिए एक स्पेशल कथाकथित तौर पे कानून का भी प्रावधान है, जो कि इन सारी चीज़ों को इनडायरेक्टली बढ़ावा भी देता है और दूसरे नज़रिए से ये सारे प्रावधान जरूरी भी हैं। फाइनली, मोस्ट प्रोबेबल रीजन वुड बी क्रॉस बॉर्डर एथनिक एंड कल्चरल लिंकेज with insurgents acts as facilitator of insurgency movement in the region। और इसी इंसर्जेंट्स ग्रुप्स में कुछ के नाम जो कि नागालैंड सेपरिज्म को बढ़ावा देते हैं, उसमें हैं NSCN-K, जिसका खात्मा करने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सनराइज चलाया था। अब हम थोड़ी डिप्लोमेटिकल टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। बेसिकली ये कुछ ऐसी शब्दावलियाँ हैं जिनका महत्व भारत और म्यांमार के बीच जो संबंध है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहली चीज़ है FMR, जिसे हम कहते हैं फ्री मूवमेंट रिजाइम। अकॉर्डिंग टू FMR, India and Myanmar allowing tribal communities across the border to move inside each other territories up to 16 किलोमीटर without visa। मतलब इस विशेष प्रावधान के अनुसार भारत और म्यांमार के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो 16 किलोमीटर्स का एक पार्टिकुलर रीजन है जिसमें से बिना किसी वीज़ा के आ जा सकते हैं। वास्तव में FMR का एक उद्देश्य रहा था जिससे भारत और म्यांमार के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो सके। Basically, the aim of FMR was to help tribal communities living in this region to retain the old ties। मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि हम एंशिएंट टाइम से एक दूसरे से लिंक्ड हैं, लेकिन जो सेपरेट्स ग्रुप्स हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, basically insurgents groups from both countries have exploited the provision of FMR and sustained their movements। वो अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए इस FMR की जो व्यवस्था है, जो प्रावधान है, इसका दुरुपयोग करते हैं। इसमें होता क्या है कि FMR के अंतर्गत जो ट्राइबल्स लोग हैं वो अपने साथ कुछ साजो सज्जा के सामान जैसे लकड़ी या फिर वो कुछ इसेंशियल चीज़ जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक देश से दूसरे देश तक ले जाना चाहे वो ले जा सकते हैं और उनको किसी भी प्रकार के रिगरस कस्टम सिस्टम से भी गुजरने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसका फ़ायदा ये ग्रुप्स जो कि इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं वो उठाते हैं। Basically, FMR also allows community to carry head loads of luggage across the border and exempted from standard custom procedures। और इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा सेपरेटिस्ट ग्रुप्स उठा लेते हैं। भारत और म्यांमार के बीच में एक और उभरती हुई नई समस्या सामने आ रही है जो कि है ड्रग्स। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक स्पेशल ट्राइंगल को, जिसे बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल, जो थाईलैंड और लाओस और म्यांमार के बीच बना हुआ एक ट्राइंगल है। इसे गोल्डन ट्राइंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ओपियम प्रोड्यूस करने वाला क्षेत्र है। चूँकि हम जानते हैं कि ओपियम से बहुत सारे मादक पदार्थ भी बनते हैं जिनका सेवन युवा भी करते हैं, और आप पाएंगे कि जहाँ जहाँ ओपियम सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है वहाँ का यूथ इसकी लत में ज़रूर पड़ता है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण अफ़गानिस्तान हमारे सामने है। यही डर है भारत सरकार को भी, बतौर भारतीय हमें भी, क्योंकि अगर बॉर्डर लाइन वहाँ से खुली हुई है 16 किलोमीटर की और वहाँ से ड्रग्स, अगर वेपन्स आ सकते हैं तो ड्रग्स भी तो आ सकते हैं।
तो हमारे जो बॉर्डर लाइन्स से लगे हुए स्टेट्स हैं, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहाँ के युवाओं को भी नशे की लत लगवाई जा सकती है। और नशे की लत में उनसे बहुत सारे ऐसे कार्य भी कराए जा सकते हैं जो कि देश विरोधी हों। अब हम म्यांमार की आंतरिक स्थिति और भारत के साथ उसके कूटनीतिक संबंधों की चर्चा करते हैं। तो मैं फिर शुरू करता हूँ म्यांमार की कहानी 1948 से। 1948 में म्यांमार आज़ाद होता है और लगभग मात्र 14 साल बाद ही 1962 में म्यांमार में मिलिट्री रूल आ जाता है। coup इन म्यांमार, इट वॉज द फर्स्ट coup इन म्यांमार एक्चुअली। फिर लंबे समय तक म्यांमार मिलिट्री रूल के अंतर्गत रहता है। क्योंकि जब मिलिट्री रूल किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट्स में आता है तो वहाँ की इकोनॉमी सिंक हो जाती है। कारण होता है जो पूरी बाहरी दुनिया उस पर सैंक्शंस लगा देती है। साथ ही साथ जैसे ही आपने इकोनॉमी को क्लोज़ किया तो आप कुछ समय बाद, चूँकि शुरू में हो सकता है कि आप सस्टेनेबल हो, लेकिन कुछ समय बाद आपकी इकोनॉमी लगातार नीचे गिरने लगती है। हुआ यही, जब वहाँ के मिलिट्री कमांडर्स को ऐसा लगा कि इस तरीके से हम बर्बाद हो जाएंगे, हम अपनी आर्मी का रूल भी स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने धीरे धीरे इकोनॉमी को खोलना शुरू किया और पार्शियल डेमोक्रेसी की तरफ धीरे धीरे म्यांमार बढ़ने लगा। और वो दौर था 2010। 2010 से ऐसा लगने लगा कि म्यांमार में डेमोक्रेसी आ रही है, परंतु फरवरी 2021 में फिर से वहाँ coup हो गया। तो इन coup के दौर में, इन तख्तापलट के दौर में, बतौर एक डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया ने कई बार थोड़ी थोड़ी खामियां भी कर दी। परंतु आप एक बात और मैं बता दूं कि आपने अगर गौर किया हुआ वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स में, तो जहाँ जहाँ coup हुआ है, जहाँ जहाँ तख्तापलट हुआ है, जहाँ जहाँ मिलिट्री रूल आया है, चाइना हमेशा से अपना हाथ पहले बढ़ा देता है फ्रेंडशिप के लिए वहाँ पे। और बतौर एक डेमोक्रेटिक कंट्री हम कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पे डेमोक्रेसी आए, तब उनसे हम अपने संबंध स्थापित करें। लेकिन म्यांमार के संबंध में जब 1992-93 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने म्यांमार को गले लगाना शुरू किया, तो भारत ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। भारत ने डायरेक्ट मिलिट्री कमांडर से म्यांमार और भारत के संबंध को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ा। और जो कि वो हमारे जो ट्रेडिशन है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये उसके लिए एक सुटेबल रोल था। तो हमने एक सीख ली चाइना से म्यांमार के संपर्क में कि हम उन सभी देशों के साथ भी अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित कर सकते हैं जिनमें मिलिट्री रूल भी है तो भी कोई बात नहीं, कम्युनिज्म है तो भी कोई बात नहीं, और साथ ही साथ डेमोक्रेसी है तो भी कोई बात नहीं। और वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स में एक बात हमेशा बोली जाती है, नो वन इज़ परमानेंट एनिमी एंड नो वन इज़ परमानेंट फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। तो फाइनली आशा है कि आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये क्विक रिवीजन था म्यांमार